हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो इन दिस लेक्चर वीडियो सीरीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिकली हम लोग किस बुक से डिस्कस करने वाले हैं, तो हम लोग लूसेंट बुक का चैप्टर नंबर 5 इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर हम लोग देख लें तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली हम लोगों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये तीनों बेसिक सब्जेक्ट्स जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा पॉलिटी होगा, पॉलिटी के बाद हम इन्वायरमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बाकी होगा, बाकी वी हैव डन मच ऑफ द थिंग्स। देखो, बेसिकली यहाँ पे बिफोर डिस्कसिंग आई वुड से कि क्या ऐसा मतलब इम्पोर्टेंस है दैट वी आर डिस्कसिंग लूसेंट। देखो, बेसिकली ना आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा एंड एनसीईआरटी भी पढ़ी होंगी, बट देखो ये दोनों अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत वास्ट है। एनसीईआरटी तो ठीक है, नॉर्मल है, अगर आप क्लास वाइज पढ़ते हो तो आपको बहुत सारा डेटा फैक्ट आपको पता रहेगा एज इन बेसिकली। पर अगर आप लक्ष्मीकांत देखते हो तो ये बहुत ज़्यादा है, ये डेटा अभी का बुक आप देखोगे तो एज इन बहुत मोटा हो गया है, 700 to 800 पेजेस हैं। तो देखो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे डेटा फैक्ट आप भूल जाते हो, तो उसको अगर आप कंसोलिडेट करते हो, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो देन इट्स फाइन, बट स्टिल यहाँ पे लूसेंट में ना ये बहुत अच्छे तरीके से सारे बेसिक टर्म्स को बहुत सही से डिस्क्राइब कर दिया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना सबको बहुत अच्छे से बताया गया है। तो मतलब ये एज इन ये आपका सिनॉप्सिस हो सकता है। मतलब अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत या फिर एनसीईआरटी पढ़ लिया है और आपको रिवाइज करना है तो दिस वुड बी द बेस्ट वे टू रिवाइज योर होल टॉपिक। मतलब पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट तो सारे जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ना, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो जाए या फिर यूपीएससी हो जाए, तो दोनों में आपको ना रिविजन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप दैट यू ऑल आर फॉलोइंग द लेक्चर वीडियोस विच हैव बीन प्रोवाइडेड इन माय चैनल। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो, इंडियन पॉलिटी एज इन देखा जाए ना तो लगभग 30 मार्क्स एज इन पीसीएस में या फिर यूपीएससी में वेटेज है इसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप अगर देखो, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी देन इट्स वेल एंड फाइन। इफ़ नॉट तो प्लीज़ आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, और अगर पढ़ लिया है तो दैट्स वेरी गुड, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हियर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस। देखो, द टर्म पॉलिटिकल साइंस जो है बेसिकली क्या है, ये इंटीमेटली रिलेटेड किससे है, पॉलिटिक्स के साथ ही, हमारे डे टू डे पॉलिटिक्स के साथ। जैसे देखो, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, मतलब देखो 3 पिलर्स होते हैं ना, 3 पिलर्स में चौथा तो एज एन आप मान सकते हो मीडिया, लेकिन वो छोड़ो, ये LEG LEJ मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये आपको पता होगा। ये बेसिकली यही है पॉलिटिक्स। देखो मतलब जुडिशरी नहीं है, पर फिर भी देखो आपको ऐसे वो पता होना चाहिए। देखो, विच इट सेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बस सबको ये याद रखना है ये पॉलिटिक्स जो है ये कहाँ से आया है, पॉलिस से आया है। ये पॉलिस क्या है, ये ग्रीक टर्म है। दैट मीन्स अ सिटी, the city state, the general form of political organization in ancient Greek। उसके बाद देखो, the sophists, the वॉन्डरिंग टीचर ऑफ विजडम, इसका मतलब बता रहा है सॉफिस्ट का। पर्टिकुलरली क्या बोल रहा है, देखो पर्टिकुलरली प्रोटैगरस एंड जियोजियास इन एथेंस, एथेंस जगह का नाम है जहाँ की पहली बार एक्सपाउंड किया गया था पॉलिटिकल थ्योरी को, मतलब सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी को वहाँ पे बताया गया था। लेटर देखो, लेटर आप जिस देखो अभी हो सकता है आप लोगों ने प्रोटेगोरस और जियोर्जियास को का नाम नहीं सुना होगा, पर आप लोगों ने सॉक्रेट्स, प्लेटोस, एरिस्टोटल्स, उनको उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो लेकिन देखो होता क्या है कि लेटर सॉक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल जो है ना, वो क्या करते हैं, प्रोटेगोरस और गियोर्गिस का जितने भी बात है ना उसको कंटिन्यू करते हैं टू कंडक्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट। देखो थोड़ा सा ये बोरिंग है, पर कितना ही होगा, मुश्किल से 4-5 मिनट ना, उसके बाद सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं एरिस्टोटल के बारे में, कौटिल्य के बारे में, क्योंकि देखो इन्होंने ना बहुत ऐसा टर्म जो है बताया है। देखो एरिस्टोटल ने क्या बोला था, वर्ल्ड का फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, जो क्या करते हैं कि प्लेटो एंड हिज टीचर्स जो कि सॉक्रेट है, मतलब एरिस्टोटल जो फेमस ग्रीक फिलोसोफर हैं, उन्होंने किसको एक्सेल कर दिया, मतलब उससे भी ज़्यादा मतलब प्लेटो और उनके टीचर सॉक्रेट से भी ज़्यादा एरिस्टोटल ने बताया। एरिस्टोटल को क्या रिगार्ड किया गया है, एज अ फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन वेस्ट। वेस्ट मतलब किधर, वेस्टर्न कंट्रीज, यूके, यूएस, जितने भी इंडिया से वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसको एज इन वहाँ पे एरिस्टोटल को क्या रिगार्ड किया गया, मतलब क्या बताया गया, फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। और मनु
एज एन मनुस्मृति आप लोगों ने पढ़ा होगा। मनु जो है उनको उनको क्या बोला गया है, उनको एज एन फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया बोला गया है। ये आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनु को एज एन फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया बोला गया है। उनका फेमस किताब है मनुस्मृति। आपको मतलब इनके बारे में थोड़ा पता भी होना चाहिए मनुस्मृति के बारे में। इनको क्या बोला गया है, फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। मनुस्मृति को क्या बोला गया है, फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। एज एन एग्जाम में आ सकता है, फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया किसे कहा गया है, तो वो क्या होगा, मनुस्मृति होगा। अब देखो कौटिल्य के बारे में थोड़ा देखते हैं, जिनको चाणक्य भी बोला गया है। बेसिकली उन्होंने क्या बनाया, हु फॉर्म्ड एंड फॉर्मुलेटेड थिंकिंग, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, ही गेव इट अ कॉन्क्रीट फॉर्म, मतलब एक तवज्जो दिया उनको, एक इंपॉर्टेंस दिया इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ द बुक नेम एज एन अर्थशास्त्र, जिसको क्या बोला गया, अ वेल नोन बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इन इज फेमस बुक पॉलिटिक्स अरिस्टोटल ने क्या बोला, उन्होंने असर्ट किया कि मैन जो है, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। मैन क्या है, एक पॉलिटिकल एनिमल है, ये अरिस्टोटल के द्वारा बोला गया है। और साथ ही साथ ही हु बाय नेचर एंड नॉट बाय मियर एक्सीडेंट इज विदाउट स्टेट इज आइदर अबव ह्यूमैनिटी और बिलो इट, या तो वो ह्यूमैनिटी के ऊपर है या उसके नीचे है, ठीक है। चलिए इतना ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट आपको लगे या ना लगे, आप लोगों को मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे। अब हम लोग एकदम बिल्कुल हार्डकोर पॉलिटिक्स में घुसते हैं, ठीक है। देखो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें भी बोला गया है, यहाँ तक कि प्रियम्बल में बोला गया है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। एक क्या है, एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसका पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कैसा है, दो होता है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है वो क्या है, वो यूएस हो गया, वो आप उसको मान सकते हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमारा इंडिया हो गया। और भी अगर आपको एग्जांपल पता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो रिपब्लिक जो है बेसिकली गवर्न किया गया है इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जो अडॉप्ट किया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया है, 26 नवंबर 1949 को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन नवंबर 26, 1949। और ये फोर्स में कब आया, ऑन जनवरी 26, 1950। ये आपको एज एन रटा हुआ होना चाहिए, यू नीड टू लर्न इट बाई हार्ट, कि ये 26 नवंबर 1949 को एज एन अडॉप्टेड हुआ था। और साथ ही साथ ये केम इनटू पावर ऑन 26 जनवरी 1950। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली एनविसाज करता है, मतलब बताता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, वो क्या है, एक फेडरल है, मतलब फेडरल इन स्ट्रक्चर है, मतलब पावर इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 3 तरह का लिस्ट होता है, एक होता है स्टेट, एक होता है सबसे पहले मतलब गलत मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन एज एन आप हायरार्की के सिस्टम से भी अगर बोल रहे हो तो आपको सबसे पहले एज एन बोलना चाहिए कि सेंटर, उसके बाद आता है आपका स्टेट, उसके बाद आता है कंकरेंट। तो उसी को ये बोल रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बेसिकली एक फेडरल इन स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है विथ यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर मतलब सेंट्रल पावर बता रहा है। और यूनिटरी में जो है वो सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो बेसिकली इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। मतलब यूनियन को ना कौन ही मतलब किसका ठप्पा लगेगा, मोहर किनका लगेगा, तो प्रेसिडेंट को लगेगा, प्रेसिडेंट का लगेगा। तो प्रेसिडेंट क्या है इंडिया का, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है। इनकेस अगर आपको पूछा जाता है कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। जैसे देखिए आर्टिकल 74 क्लॉज 1 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या प्रोवाइड करता है, वो यह कहता है कि वहाँ पे मतलब देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए, जो बेसिकली उनका एक हेड भी होना चाहिए, जिनका नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, जो क्या करेंगे, जो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। मतलब प्रेसिडेंट को कौन बताएगा, प्रेसिडेंट को बताएंगे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किनके होशो आवास में चलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। जो देखा जाए तो हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एन एडवाइस। मतलब वो अपने फंक्शन के दायरे में, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो अपने दायरे में काम करेंगे। और किसके अकॉर्डेंस काम करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, तो वो एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर वो एक्चुअल में क्या करेंगे, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज एन हेड, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो रियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव अगर देखा जाए तो रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करता है, पावर दस वेस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। मतलब रियल एग्जीक्यूटिव कहाँ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो इनहेरेंटली ये क्या बोल रहा है कि रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस को, मतलब हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा। ये आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, सॉरी ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। ये पहले पूछा भी गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली
किसको रिस्पॉन्सिबल है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हाउस ऑफ पीपल को है। हाउस ऑफ पीपल कौन है? तो लोकसभा के मेंबर्स। सिमिलरली देखा जाए तो स्टेट में गवर्नर जो है वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है। वहाँ पे कौन था? प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट थे हमारे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, बट इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड इन होम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट। मतलब ये कह रहा है कि गवर्नर जो है वो हमारे कौन है? वो हमारे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बेसिकली हेड किए जाएंगे चीफ मिनिस्टर पर, वो क्या है? वो हेड है इन हुम रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट करता है। और वही सेंटर हम लोग देख रहे थे, तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ लाई कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर के पास, जो बेसिकली हेड है किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ठीक है। और वहीं पे आप स्टेट में देखते हो तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर है जो बेसिकली क्या करते हैं? वो किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बेसिकली क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव। और उनको कौन हेड करेगा? हमारे चीफ मिनिस्टर करेंगे, ठीक है। और उनके एडवाइस में गवर्नर काम करेंगे, ठीक है। आई होप दैट आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए अगर हम आगे पढ़ते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ऑफ द स्टेट, ये बेसिकली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ पे लोकसभा देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बेसिकली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हाउस ऑफ पीपल को। और यहाँ पे एज एन स्टेट में देखेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ऑफ द स्टेट, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अडॉप्ट कब किया गया था और ये इनेक्ट कब किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम फिर से वापस चले जाते हैं तो बेसिकली 26 नवंबर 1949 को ये बेसिकली अडॉप्ट किया गया था और ये केम इनटू पावर जनवरी 26 1950 को हुआ था, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर को बिटवीन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और साथ ही साथ प्रोवाइड करता है मतलब रेसिडुअल पावर इन द पार्लियामेंट, मतलब जितना भी रेसिडरी पावर है, बचा हुआ पावर जो है वो पार्लियामेंट को देता है। पावर जो है बेसिकली अमेंड किया जाएगा, मतलब पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वेस्ट ऑन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के पास अनंत पावर है। देखो हर चीज़ का पावर बहुत ज़्यादा दिया गया है और उस पावर को बहुत तरीके से कंट्रोल भी किया गया है, ठीक है। तो देखो पावर जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का किसके पास दिया गया? पार्लियामेंट के पास दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक है उसके पास प्रोविजन जो बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पास ऐसा भी प्रोविजन है जो बेसिकली जुडिशरी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस देता है। मतलब आप मूलभूत तरीके से मतलब यू कैन एक्ट बाय योर ओन, ठीक है। ऐसा बोला जाता है ना कि ये तो ऑटोनोमस बॉडी है, ये अपने आप से काम करेगा, इसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वही ये कह रहा है, ठीक है। अब देखो एक बार देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहले अगर हम देखेंगे कंट्री नेम और रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत गणराज्य, ठीक है, जनराज्य, ओके सॉरी गणराज्य। फिर गवर्नमेंट टाइप आप देखोगे तो ये बेसिकली किस तरह का गवर्नमेंट मतलब टाइप किस तरह का है? तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोगों ने देख लिया है ये सब, नहीं भी देखा है तो मैं ईच एंड एवरी टर्म को आपको एक बार में समझा सकता हूँ, मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। अब बस आपको याद रखना सेक्युलर एज इन सभी धर्म के लोग हैं, सोशलिस्ट मतलब एक साथ मतलब सबका साथ सबका विकास, और सॉवरेन मतलब कोई भी किसी को ज़बरदस्ती कोई एक धर्म को जाति धर्म को फोर्स नहीं कर सकता है एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने में, ठीक है। एज एन मैंने लेमन टर्म्स बताया है, मैं साथ ही साथ डिस्कस भी कर दूंगा कुछ देर में, ठीक है। अब देखो इंडिया का कैपिटल एज ए न्यू दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आप देखोगे तो 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। अब बताओ मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस है क्या? ये देखो यहाँ पे 29 होना चाहिए ना, आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखो इंडिपेंडेंस में 15 अगस्त, देखो ये चेंज होता रह सकता है। अभी मैं फिलहाल जब वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ अलग होगा, ये वीडियो तो हमेशा के लिए रह जाएगा, तो उस टाइम कुछ अलग होगा। सो यू कैन चेंज इट और यू कैन राइट इट डाउन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो, राइट। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स मैंने हो गया। इंडिपेंडेंस देखोगे ये कभी नहीं चेंज होने वाला है, 15 अगस्त 1947 फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, राइट। लीगल सिस्टम देखते हैं तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बेसिकली फाउंडेशन सोर्स है लीगल सिस्टम का इन द कंट्री। एग्जीक्यूटिव ब्रांच आप देखते हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट है, वाइल द प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली ये हेड ऑफ स्टेट है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेसिकली हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। आप ऐसे अगर कोई याद नहीं रहता है तो पी और जी
आपको याद रहना चाहिए पीजी है ना, पीजी से आप याद रख सकते हो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया है तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो पीएस हो जाएंगे, हेड ऑफ स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, प्रेस से अभी याद रख सकते हो प्रेस। ठीक है, प्रेसिडेंट से हेड ऑफ स्टेट हो जाएगा। ठीक है, और पीजी से एज एन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गए। और रन ऑफिस विद द सपोर्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु फॉर्म द कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर्म करते हैं कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखो ये भी हम लोग समझेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किनको बोला जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर किनको बोला जाता है, किचन कैबिनेट किनको बोला जाता है। ठीक है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है विच यू नीड टू रिमेंबर एंड नो, राइट। अब देखो लेजिस्लेटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है? तो इंडियन लेजिस्लेचर जो है वो कंप्राइज करता है, मान लो आप इंडियन लेजिस्लेचर बोल रहे हो तो उसमें सिर्फ लोकसभा नहीं आएगा, राज्यसभा भी आएगा। ठीक है, तो लोकसभा दैट इज हाउस ऑफ पीपल उनको बोला गया है, राज्यसभा इनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला गया है, जो फॉर्म करते हैं बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। मतलब पार्लियामेंट दो हाउस है, दो हाउस में एक होता है हाउस ऑफ पीपल जिनको लोकसभा बोला गया है, और एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट जिनको राज्यसभा बोला गया है, राइट। अब देखो जुडिशियल ब्रांच, देखो द फॉर्म ऑफ द सॉरी, मैं जिस तरह से वीडियो को बना रहा हूँ, द फॉर्म इन विच आई एम डिक्लेयरिंग द वीडियो, ये आई थिंक दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम को सफाइजेज है। ठीक है, इफ़ इनकेस आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा एक सिंगल सेंट्रिक हो गया है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, यू कैन टेल मी, मैं उस पार्ट को या फिर उस पोर्शन को फिर से हिंदी में या फिर इंग्लिश में बता दूंगा, राइट। अब देखो जुडिशियल ब्रांच, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली ये अपेक्स बॉडी है, किसके लिए? ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, जो फॉलो किया जाता है बाई अदर हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, फिर से जुडिशियल ब्रांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो बेसिकली एक अपेक्स बॉडी है ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, जो फॉलो किया गया बाई अदर हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको पता चल रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी बोला गया है, और हाई कोर्ट तो आपको पता होगा। टोटल कितने हाई कोर्ट है ये मेरे को आप एज एन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वन मोर थिंग, वो थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, उसी के मैं वीडियो नहीं ले रहा था, पर आई थिंक इट्स इन हाई टाइम, है ना। सो चलिए कोप अप विथ, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, राइट। फ्लैग डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं तो नेशनल फ्लैग एज एन आपको पता होगा, नेशनल फ्लैग जो है एक हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ डीप सैफरन केसरिया एट द टॉप है, ठीक है, वाइट इन द मिडिल है और डार्क ग्रीन इन द बॉटम है, जो बेसिकली इन इक्वल प्रोपोर्शन पे है। फिर एट द सेंटर जो है एक वाइट बैंड है, इज अ नेवी ब्लू व्हील है, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अशोका चक्र को एट सारनाथ। कितने स्पोक्स हैं टोटल? तो 24 हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देखो नेशनल डे हम देखते हैं, तो 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे के नाम से बोला गया है, 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे के नाम पे बोला गया है। आप मेरे को ये बताओगे किस दिन फ्लैग होस्ट होता है, किस दिन फ्लैग अनफर्ल होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर आप देखोगे इनको गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म हुआ था उस दिन, और महात्मा गांधी का बर्थडे एज एन बोला गया है। ये कहाँ से लिया गया है एज एन लूसेंट में? तो india.government.in से लिया गया है, साइट का नाम लिया गया है, राइट। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक क्या है? एक फाउंडेशनल लॉ है कंट्री का, जो बेसिकली ऑर्डेन करता है, मतलब विच ऑर्डेन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द गवर्नमेंट और द गवर्नेंस ऑफ दैट कंट्री इज बेस्ड। मतलब बेसिकली उस कंट्री को कैसे रूल किया जाएगा, उस कंट्री का एक्चुअल में रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरह है, ये बेसिकली कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री बताता है, राइट। ये बेसिकली क्या करता है? फ्रेमवर्क, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स को के बारे में बताया जाता है। वंस मोर लेट मी रिपीट, वो फ्रेमवर्क है, मतलब क्या है? रूल बुक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, साथ ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई एक अपना दायित्व होगा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शंस बोलते हैं, कि इस प्रिंसिपल फंक्शन में वो काम करना चाहिए। साथ ही साथ वेरियस ऑर्गन मतलब LEG मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, है ना, उसके बारे में ये बेसिकली बताता है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एज वेल एज मॉडलिटीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स। मतलब मॉडल, एक तरह का मॉडल फ्रेमवर्क, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि गवर्नमेंट और उनके लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, और वो कैसे अपने जनता को रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से गवर्न करेंगे, ठीक है। देखो विद द एक्सेप्शंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ऑलमोस्ट ऑल, मतलब सिर्फ यूनाइटेड किंगडम को छोड़ के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है ना, उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपका ये सवाल का जवाब हो जाता है कि यूनाइटेड किंगडम के पास क्या नहीं है,
उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बाकी लगभग 100% मतलब लगभग 90% कंट्री के पास, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, उनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। साथ ही साथ इंडिया के पास साथ ही साथ क्या है, इलाबोरेट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिकली विच वॉज इनेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्पेशली सेटअप फॉर दिस पर्पस। मतलब एज एन आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, लगभग 2 साल 11 महीने लगे थे बनाने के लिए। पूरा डिटेल जो है वो बताया जाएगा धीरे धीरे, है ना। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं सबसे पहले। तो आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो फ्रेम और दिया गया था टू देमसेल्फ बाय पीपल ऑफ इंडिया, जो कि अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। फिर से देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हुआ कैसे। तो देखो आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है ना, ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया गया था और दिया गया था पीपल ऑफ इंडिया को। अडॉप्शन का डेट आपको पता होगा। ये फुल्ली ऑपरेशनल जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली ओरिजिनली अडॉप्ट किया गया था 22 पार्ट में, 395 आर्टिकल में और 8 शेड्यूल में। पार्ट्स आप मेरे को बताओ। आर्टिकल जो है लगभग अभी 400 पार कर गया है, और यहाँ पे शेड्यूल जो है वो अभी टोटल 12th शेड्यूल 12 शेड्यूल तक है। ये बेसिकली इट्स प्रेजेंट टेक्स्ट जो है वो बेसिकली अमेंड किया गया था फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उसका जो टेक्स्ट जो है वो अमेंडमेंट होता रहा है। अब देखो रिसेंट अमेंडमेंट बताओ, अभी रिसेंट में 2026 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है आप मेरे को बता सकते हो। अब देखो ऑल्दो सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया जो है डू हैव देयर रिफ्लेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो एंशियंट इंडिया का बहुत सारा ऐसा दायित्व जो है वो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखा गया है। डायरेक्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश पीरियड। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंसाइज एंड क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल्स, आर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड इवेंट्स दैट कल्मिनेटेड इन फ्रेमिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन हियर। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857। देखो सबसे पहले क्या आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखो इसमें अच्छाई क्या है इस पीडीएफ में कि बहुत क्रिप्स और शॉर्ट टर्म में दिया गया है, जो मैं अभी आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझा दूंगा। और साथ ही साथ आपको एज एन हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा कि देखो इतना छोटा टर्म में ये बताया गया है। देखो एक्ट जो है बेसिकली बेस्ड है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी हेडेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो ये 1773 का जो एक्ट जो है ना वो कहाँ पे बेस्ड है, वो एक रिपोर्ट के आधार पे है, जो बेसिकली कमेटी के द्वारा बनाया गया था। उस कमेटी को हेड कौन कर रहे थे, ब्रिटिश के मतलब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आई होप यू आर गेटिंग दैट। नाउ द नेक्स्ट इज गवर्नेंस जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो पुट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस जो है वो किसके अंतर्गत आता था, मतलब उसको कौन रूल करेगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको रूल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नर जो है मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो बेसिकली नॉमिनेट किए गए थे एज गवर्नर जनरल ऑफ ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज। मतलब ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज मतलब कौन सा मतलब देखो अगर आपको समझ में आए तो 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो है कोलकाता जो मैंने बोल दिया, बंगाल जो है वो बेसिकली नॉमिनेट किए गए थे वो ऐसा गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा। ये कब हुआ था, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो देखो उसमें फॉर ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, मतलब यहाँ भी गवर्नर था, मतलब बॉम्बे में, मद्रास में और बंगाल में, तीनों में गवर्नर था, लेकिन बंगाल वाले को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया था। और ये दोनों बॉम्बे और मद्रास जो है ये इसके अधीन हो गए थे, मतलब उसको रिपोर्ट करना था। ये किनके द्वारा किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग जो है वो पहले फर्स्ट सच गवर्नर जनरल थे अंडर आर्टिकल मतलब अंडर एक्ट 1773। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन डेप्थ एनालिसिस मतलब इन डेप्थ आपको थोड़ा बता पाऊँ, तो उसी की कोशिश चल रही है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। ये उस टाइम कौन थे प्राइम मिनिस्टर, लॉर्ड नॉर्थ। तो सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता इन 1774। और सर एलिजा
इम्पे जो है वो पहले एज ए चीफ जस्टिस थे, और अदर 3 जज कौन कौन थे? चैम्बर्स थे, लिमेंस्टर्स थे और हेड थे, ठीक है, या फिर हाइड थे। अब देखो गवर्नर जनरल के पास क्या पावर था? तो उनके पास यह पावर था कि वो रूल, रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस ला सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड, उनको एक पावर मिला था जो रूल्स और रेगुलेशंस और ऑर्डिनेंस ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करते हुए, ठीक है। अब देखो पिट्स इंडिया एक्ट 1984 आया था। आपको ऐसा याद रखना है कि फेलियर ऑफ 1773 एक्ट जो है ना, उसी का रिजल्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये बेसिकली मूलभूत कारण है जो इसके बाद बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया था। देखो ये बेसिकली वॉज इनेक्टेड टू इम्प्रूव अपॉन द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मतलब जाहिर है 1773 में बहुत सारा एज एन खामियां होंगी जिसको भरपूर मतलब भरपाई करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया होगा, जो बेसिकली क्या करता है टू ब्रिंग अबाउट द बेटर डिसिप्लिन इन कंपनी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हो क्या रहा था ना, कंपनी के लोग ना पैसे वाले होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी जो है ना वो धीरे धीरे कर्ज में डूबता जा रहा था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोग जो इंग्लैंड लौट के जा रहे थे ना, उसके पास इतना पैसा रहता था, लेकिन कंपनी जो है ना पूरे कर्ज में डूबी हुई रहती थी। तो अब उसको तो ठीक करना होगा ना, तो बेसिकली उसके कंडीशन को ठीक करने के लिए बेसिकली उनको एक डिसिप्लिन लाने के लिए कंपनी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए ये बेसिकली पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया था। अब देखो यहाँ पे एक बॉडी का भी गठन किया जाएगा, मतलब 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC का यहाँ पे गठन किया गया, जिसमें टोटल 6 मेंबर थे, ठीक है, जो कि हेड किया गया भाई मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एट पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेर गिवन टू देयर बोर्ड। जितने भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को दे दिए गए। और ट्रेड और कॉमर्स जो है ये बेसिकली रिलेट किया गया, मतलब रिलेटेड इश्यूज जो है वो किसके अंतर्गत आते थे? वो परव्यू द कंट्री कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मतलब देखो ट्रेड और कॉमर्स जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रह गया, ठीक है। ट्रेड और पॉलिटिकल फेनोमेना जितने भी हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जितने भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके पास चले गए? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चले गए, राइट। और वहीं पे ये ट्रेड पर्पसेज जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रह गए, ठीक है, आपको याद रखना है। उसमें देखो प्रोविंसेस जो है हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू डिसमिस फेलिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आपको पता होगा कि आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको गवर्नर जनरल का बात सुनना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स। अब चलते हैं चार्टर एक्ट 1793। देखो मेन प्रोविजन जो है बेसिकली ऑफ प्रीवियस एक्ट जो है उसको कंसोलिडेट कर दिया गया इस एक्ट में, उसको मतलब छोटा क्रिस्प कर दिया गया। हो सकता है ना लोगों को सारी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को लाया गया। ये बेसिकली क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है फॉर पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। मतलब देखो अब होता था कि एज इन पता होगा आपको, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक BOC बॉडी आई, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ना, देखो BOC 6 मेंबर बॉडी थी जो बेसिकली पॉलिटिकल फेनोमेना को देखती थी। अब देखो ये सारा काम काज तो इंडिया में कर रही है, इसको पैसा कौन देगा? तो जाहिर है कर वो ब्रिटिश के लिए रहा है काम, लेकिन वो है तो यहाँ पे, तो खून तो इंडिया का चूसेगा। तो दे वेर गिवन द सैलरी फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, मतलब इंडियन पैसे को उनको एज एन सैलरी में दिया जाता था। फिर कोर्ट वेर गिवन द पावर टू इंटरप्रेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो अभी भी वही काम किया जाता है, यू मस्ट बी नोइंग दैट, राइट। अब देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो ट्रेड मोनोपोली जो है ना ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वो बेसिकली केम टू एन एंड। तो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का वो अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ख़त्म कर दिया गया ट्रेड मोनोपोली को। मतलब वो जो कंपनी जो है वो अपने मन मुताबिक ट्रेड नहीं कर सकती है, वो अब एज एन ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटेन से ही इसको रूल किया जाएगा कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि देखा गया ना टाइम एंड अगेन कंपनी का जो हालत जो है वो पतला होते जा रहा था, मतलब बहुत गरीब होते जा रहा था। कंपनी के लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, इसीलिए जितने भी पावर जो है वो कंपनी से छीन ली गई। और पावर जो है बेसिकली 3 काउंसिल ऑफ मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो है वो एनलार्ज कर दिया गया। दे वेर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ग्रेटर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट।
अब देखो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वे आर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया। क्रिश्चियनिटी मतलब बेसिकली अब यहाँ पे इंडियन पीपल को स्प्रेड करने बोले, मतलब बेसिकली एजुकेशन थोड़ा सा देना स्टार्ट किया है। देखो मैं एज एन फुल फ्लेजेड ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को आप क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो आप रिलीजन के बारे में बताना स्टार्ट कर रहे थे। लोकल ऑटोनोमस बॉडी जो है बेसिकली एम्पावर किए गए थे टू लेवी टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस भी अब लग रहा था लोकल ऑटोनोमस बॉडीज़ पे। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ है? चार्टर एक्ट 1813 से। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दिया गया, पहला हो गया आपका, है ना। फिर से ट्रेड मोनोपोली जो है वो ख़त्म कर दिया गया। दूसरा ये जो पावर जो है ना बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा वाला, इसको क्या कर दिया गया? इसको एनलार्ज कर दिया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज बेसिकली एजुकेशन फ्लो कर सकते थे और लोकल ऑटोनोमस बॉडीज से एज एन टैक्स कलेक्शन का स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्रिप्स फॉर्म में, क्योंकि हर जगह पॉइंट वाइज नहीं दिया गया है, पैराग्राफ फॉर्म में है, तो बच्चे भूल जाते हैं ये। ठीक है, एज इन टू लर्न इन अ बेटर वे यू कैन हैव दिस बुक एंड लर्न फ्रॉम हियर एज एन पॉइंट वाइज, राइट। अब देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है बेसिकली इनेक्ट किया गया भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट, और प्रोवाइड करता है फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ द इंडियन लॉ। फिर से देखो चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1830 जो है ना, ये बेसिकली इनेक्ट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, वहाँ ब्रिटेन से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को लाया गया, जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? तो ये इस्टेब्लिश करना है, बनाना है क्या? लॉ को। किसके लिए? तो बेसिकली उस लॉ को बनाना है जो बेसिकली इंडियन पीपल के लिए रहेगा, इंडियन लॉ, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन और कोडिफिकेशन करेगा इंडियन लॉ को। तो जितने भी इंडिया के पीपल हैं उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज हो गए, उसको कोडिफाई किया जाएगा, मूलभूत तरीके से लिखा जाएगा और उसको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1835 में ना लॉर्ड मैकॉले आए, वो एज एन क्या अपॉइंट किए गए थे? तो चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। ठीक है, एक लॉ कमीशन लाया गया था जिनके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। टाइम पीरियड क्या था? 1835। सर जेम्स स्टीफन जो थे ये बेसिकली अपॉइंट किए गए थे एज ए लॉ मेंबर इन ए प्लेस ऑफ लॉ मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, स्लेवरी सिस्टम जो है, मतलब जो स्लेवरी ऐसे समझ रहा होगा ना, जो स्लेव होते हैं काम काज करने के लिए रखते हैं, तो स्लेवरी सिस्टम जो इंडिया का है ना उसको इलीगल घोषित कर दिया गया था कि आप किसी को एज ए स्लेवरी मतलब नौकर बना के नहीं रख सकते हो। ठीक है, चार्टर एक्ट एंड वॉज अबॉलिश्ड इन 1843 इलीगल थ्रू दिस चार्टर एक्ट, और साथ ही साथ एबॉलिश कर दिया गया था 1843 में, हटा दिया गया था 1843 में। उसके बाद गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल जो है उनको और भी पावर दे दिया गया था। किनको? गवर्नर जनरल को। चार्टर एक्ट 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, उस गवर्नर जनरल के पावर को और भी बढ़ा दिया जाता है। देखो यहाँ गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को वास्ट पावर, और भी पावर ज़्यादा दिया जाता है। काउंसिल जो है वो क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेट कर सकते हैं फॉर होल ऑफ द इंडियन सब्जेक्ट, इंडिया का सब्जेक्ट को, जो बेसिकली टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है बेसिकली अप्रूव करेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है वो किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्रूव करेंगे? तो एक काउंसिल होगा। तो गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल जिसका पावर बहुत बढ़ाया दिया गया है, वो बेसिकली एक लेजिस्लेट मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाएंगे, और उनको किनकी मुहर की जरूरत पड़ेगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की। उसके बाद काउंसिल जो है उनको फुल पावर मिलेगा रिगार्डिंग रेवेन्यू और सिंगल बजट ऑफ द कंट्री के बारे में, जो बेसिकली प्रिपेयर किया जाएगा गवर्नर जनरल के द्वारा, राइट। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बेसिकली रिड्यूस करेंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिड्यूस किया टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एंटिटी। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर कम हो जाता है, सिर्फ ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एंटिटी बन के रह जाते हैं। साथ ही साथ एंड सेवरल लॉर्ड एंड मिनिस्टर जो है उनको नॉमिनेट किया जाता है एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। उसके बाद पहली बार ऐसा होता है कि गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वाज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ इंडिया बोला गया। ये कब बोला गया है एज एन आपको पता होना चाहिए। चार्टर एक्ट 1833 में हुआ है ये सब, है ना। अब देखो आगे देखते हैं कहाँ थे हम लोग। हाँ, एंड हिज काउंसिल एंड इंडियन काउंसिल। उसके बाद देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यहाँ क्या होता है?
दिस वाज द लास्ट ऑफ चार्टर एक्ट। ये सब लास्ट रहा चार्टर एक्ट का। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद ना 1857 का रिवोल्ट हो जाता है। उसके बाद बहुत सारा अलग अलग चीज़ हो रहा है। चार्टर एक्ट खत्म, मतलब चार्टर एक्ट आता है लेकिन वो अब अलग, उसका थीम अलग रहेगा, ठीक है। देखो, दिस वाज द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट एंड इट मेड इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन। मतलब किस तरह इंडिया को रूल किया जाएगा, किस तरह इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो बेसिकली अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये कुछ अलग चेंजेस लाया गया है। देखो, एक्ट जो है बेसिकली फॉलो करता है एक रिपोर्ट को ऑफ दिस गवर्नर जनरल डलहौसी फॉर इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। देखो, अब एक्चुअल में देखा जाए ना तो अब गवर्नर जनरल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आते हैं। देखो, दिस एक्ट जो है वो फॉलो किया गया ए रिपोर्ट के द्वारा ऑफ देन गवर्नर जनरल डलहौजी एज एन आते हैं। उसके बाद फॉर इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। उसके बाद सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वॉज टू बी अपॉइंटेड। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल भी अपॉइंट किए गए हैं। लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है काउंसिल के, उनको सेपरेट किया गया है और आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी जो एम्प्लॉय हैं, मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं ना, वाज टू बी डन थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं ना, वो बेसिकली उनका रिक्रूटमेंट कैसे किया गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। और ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड। उनको क्या एम्पावर मिला है, टू पुट द कंपनी गवर्नेंस ऑफ इंडिया टू एन एंड एट एनी सुटेबल टाइम। मतलब किसी भी सुटेबल टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को एम्पावर मिला है कि आप कंपनी की गवर्नेंस ऑफ इंडिया को एंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। मतलब देखो, रिवोल्ट हुआ था 1857 को, ठीक है, फर्स्ट रिवोल्ट आप ऐसे बोल सकते हो, है ना। आफ्टर रिवोल्ट 1857 ना बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाए गए थे। जैसे देखो, हुआ क्या होगा कि बहुत सारा मतलब सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, मतलब एक्टिविटीज़ में ना, जैसे सती हो गया, वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी थे, उसमें ना बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वो हमारे इंडियन पीपल को पसंद नहीं आई। साथ ही साथ ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स वो भी बहुत सारा लाया जा रहा था। तो उसके कारण 1857 में ऐसे रिवोल्ट देखा गया था। तो उसी को ब्रिटिशर्स ने मद्देनजर देखते हुए उन्होंने क्या किया, बहुत सारा ऐसा पावर जो है वो कंपनी से हटाकर खुद पे ले लिया, ठीक है। वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सबसे पहले ब्रिटिश का क्राउन ने डिसाइड किया कि वो एज्यूम करेंगे सोवेरेनिटी ओवर इंडिया। मतलब अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो अपना पावर इंडिया के लोगों पे, मतलब इंडिया पे करेगा, जो कि वो पावर जो था, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर था। मतलब देखा जाए तो नाउ ब्रिटिश क्राउन विल लीड, मतलब अब इंग्लैंड जो है वो रूल करेगा इंडिया पे, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी। इन एन अपेरेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट देखते हुए ये ब्रिटिश क्राउन ने ये फैसला लिया। उन्होंने क्या किया, एक अरेंजमेंट का, मतलब डिस्क्राइब्ड एन आर्म्ड सिपॉय म्यूटिनी बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस एंड रिमार्क्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडियंस, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडियंस कौन सा था, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखो, पहला स्टैट्यूट जो था फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ठीक है। मतलब यहाँ क्या रहा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है ना, वो पहला स्टैट्यूट था जो इंडिया को गवर्न करेगा। मतलब फर्स्ट स्टैट्यूट जो गवर्न करेगा इंडिया को। स्टैट्यूट मतलब पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, जो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। आपको समझ में आ गया। देखो, मैं बहुत लेमन टर्म्स बता रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ सिर्फ रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाते भी चल रहा हूँ, इसलिए इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो प्लीज़ कोप अप विद दैट, राइट। अब देखो, इट प्रोवाइडेड फॉर एब्सोल्यूट ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल ओवर इंडिया विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। मतलब देखो क्या कर रहा है ना, एब्सोल्यूट ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल जो है वो इंडिया पे लाया जा रहा है। मतलब शासन जो है इंडिया पे चलाया जाएगा वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चलाया जाएगा, और कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है उसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रीज में। अब देखो, पावर जो है बेसिकली क्राउन का वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। मतलब पावर जो है, पहले देखो हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो ओवर हियर कहाँ गया,
BOC एंड COD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे कुछ नया आ रहा है फिर से। अब देखो जो पावर जो है यहाँ पे आ रहा है, पावर फॉर एब्सोल्यूट ब्रिटिश, द पावर जो है क्राउन टू बी एक्सरसाइज्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, SOS आ जा रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब एक फिर से एक नया आ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो असिस्ट किया जाएगा काउंसिल ऑफ 15 मेंबर, और ये होंगे कितने, एक 15 मेंबर काउंसिल होगा, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को काउंसिल मतलब असिस्ट करेंगे, बताएंगे, ठीक है, नोन एज काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना कुछ समझ में है। काउंसिल ऑफ इंडिया फिर से बताते हैं, काउंसिल ऑफ इंडिया रहेगा, जो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया रहेगा, जो मेनली ब्रिटिशर्स रहेंगे, जो कि कितने मेंबर रहेंगे, 15 मेंबर रहेंगे। ठीक है, कंट्री जो है वो डिवाइड किया गया इनटू प्रोविंसेस हेडेड बाय गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए कंट्री को, इंडिया को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है प्रोविंसेस में। जैसे कि अभी देखोगे मल्टीपल प्रोविंसेस अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वहाँ पे मल्टीपल प्रोविंसेस से बांट दिया गया था, जो कि हेड कौन कर रहे थे, या तो LG हेड करेंगे या तो गवर्नर हेड करेंगे। ये LG और गवर्नर जो है वो किन के एड एंड एडवाइस में काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब एक मेंबर ऑफ पीपल्स रहेंगे जो बेसिकली LG को बताएं क्या करना है। ये LG क्या करेंगे, LG अपने अपने प्रोविंसेस को, या फिर आप एज एन अभी के टाइम से बोलो तो अपने अपने स्टेट्स को रूल करेंगे। ठीक है, और इसका मेन हेड कौन रहेगा, मेन हेड रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन से इसको रूल किया जाएगा। अब देखो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है बेसिकली हैड टू फंक्शन अंडर द सुपर इंटेंडेंस डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल इन ऑल मैटर्स। ठीक है, सारे मैटर्स में गवर्नर जनरल के सुपर इंसिडेंस में काम किया जाएगा। देखो ऑल द अथॉरिटी जो है फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड इन गवर्नर जनरल इन काउंसिल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। वो क्या रिस्पॉन्सिबल के लिए है, मतलब बेसिकली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के लिए। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वॉज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हम लोगों ने पढ़ा था, SOS जो था वो बेसिकली कितने मेंबर के थे, 15 मेंबर के लोग इसको बेसिकली रूल करेंगे। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके रहेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, है ना, समझ रहे हैं ना हायरार्की किस तरह करके घुमाया गया है बात को। अब देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में देखते हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इस एक्ट के जरिए, कौन से एक्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 के जरिए पावर जो है ना क्राउन का, वो बेसिकली एक्सरसाइज किया जाएगा भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, है ना, हम लोगों ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स पढ़ा था। अब ये क्या कह रहा है, जो क्राउन का पावर है, मतलब जो राज गद्दी में जो बैठा हुआ है ना, वो अप टू बी एक्सरसाइज्ड बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया, जो असिस्ट किया जाएगा भाई काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, ये हम लोग ने पढ़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो कि 15 मेंबर बॉडी जो रूल करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को, उसको क्या बोला गया है, काउंसिल ऑफ इंडिया बोला गया है। साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ना, हु वे रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नड इंडिया थ्रू गवर्नर जनरल असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये हम लोग ने कुछ देर पहले पढ़ लिया। अब देखो एक्ट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 जो है वो क्या करेगा, वो इनामल करेगा गवर्नर जनरल, जो बेसिकली एसोसिएट करेगा टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन बाय नॉमिनेटिंग देम टू हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। साथ ही साथ एक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा कि गवर्नर जनरल जो है ना, मतलब गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है शुड इंक्लूड सर्टेन एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर। फिर से पढ़ते हैं एक्ट जो है, मतलब 1861 वाला जो एक्ट है वो क्या कहता है कि गवर्नर जनरल जो, मतलब गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी इंक्लूड करेंगे वाइल ट्रांजैक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेसेस एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वॉज नाइदर रिप्रेजेंटेटिव नॉर डेलिबरेटिव इन एनी सेंस, मतलब ना तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ना ही ये रिप्रेजेंटेटिव है, नॉर डेलिबरेटिव इन एनी सेंस है। अब देखो इट डिसेंट्रलाइज्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड वेस्टेड देम इन गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, है ना। आपको समझ में आएगा, डिसेंट्रलाइज मतलब पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जो है किसका, गवर्नर का, मतलब जनरल काउंसिल का, वो कहाँ पे है, गवर्नमेंट ऑफ बम्बे और गवर्नमेंट ऑफ मद्रास में। ठीक है, आपको आई होप दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, मैं देखो 1861 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 58 वाला आपको इंपॉर्टेंट रखना होगा, है ना। इससे बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये गवर्नर जनरल काउंसिल जो है वो कहाँ पे वेस्टेड है पावर, मतलब पावर उनका डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है, तो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ना होता क्या है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जो यहाँ पे 1861 के बारे में बात किया गया था वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है। देखो
नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो अभी लाए जाएंगे एज इन उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब देखो, इससे पहले यहाँ पे 1892 चल रहा है ना, इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे 1885 में कांग्रेस का गठन कर दिया गया था, ठीक है। और कांग्रेस के गठन होने से पहले, मतलब अब बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, मल्टीपल स्मॉल स्मॉल एसोसिएशंस हैव बीन फॉर्म्ड। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बैंक, मतलब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपको याद रखना है, बहुत सारा स्मॉल स्मॉल एसोसिएशन फॉर्म हो रहा था। तो सबको लग रहा था कि इतना सारा एसोसिएशन फॉर्म हो रहा है और इतना सारा डिमांड बढ़ते जा रहा है, सो वाई नॉट टू थोड़ा सा उस डिमांड को घटाने के लिए या फिर उस टेम्पो को डाउन करने के लिए हम लोग कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को ऐड कर लेते हैं, हम लोग अपने प्रोविंशियल काउंसिल में, अपने काउंसिल में ऐड कर लेते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। वाइल द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे, कैसे नॉमिनेट किए जाएंगे, बाय कुछ सर्टेन लोकल बॉडी सच एज यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज और जमींदार से। साथ ही साथ काउंसिल जो है वेयर टू हैव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, है ना। मतलब काउंसिल, जो काउंसिल का गठन किया जाएगा उसको पास क्या पावर रहेगा, तो डिस्कस कर सकते हैं बजट को, एड्रेस करते हैं क्वेश्चन को टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है, उनको अभी तक वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं गया है, एज एन स्पेक्ट्रम में लिखा गया है, वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो देखो सर दिनकर राव महाराजा ऑफ बनारस एंड पटियाला, ठीक है, मतलब बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, ऐसे कुछ नाम है इन तीनों का, ठीक है। तो इन लोगों को ऐड किया गया था एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि रिफॉर्म्स जो रिकमेंड किया गया था ना, देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया लॉर्ड मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो जो कि वाइसरॉय थे, उन्होंने उनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मतलब देखो जितने भी रिफॉर्म्स जो लॉर्ड मॉर्ले मिंटो और लॉर्ड मिंटो के द्वारा, सॉरी लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो के द्वारा लाया गया था, उनको इम्प्लीमेंट किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जब आया था, उससे पहले क्या हुआ होगा, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ होगा और सेपरेशन ऑफ ये हो गया होगा, मतलब मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद 1909 आया, ये बेसिकली लाया गया था तोड़ने के लिए, मतलब तोड़ेंगे तो ही, मतलब एज एन वी से ना कि डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइड किया था, तो मतलब बेसिकली मुस्लिम्स को एज एन सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए यहाँ पे ये लाया गया था, ठीक है। एज एन मैंने अपनी एक आउटलाइन आपको दे दिया है ना। देखो यहाँ कह रहा है ना, रिफॉर्म जो है वो रिकमेंड किया गया था बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो, जो कि इंप्लीमेंट किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर जो है ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि गवर्नर जनरल काउंसिल भी बोला गया है, वो अब 16 से बढ़ के 60 हो गए हैं, जो कि एक्सक्लूड करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स को, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अंडर एक्ट ऑफ 1892 वो अब कितना ऐड कर दिया गया है, 260, मतलब पहले कितना था 16, अब कितना है 60, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर, जिसमें सबसे पहले एसपी सिन्हा जो थे ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो एज एन पहले फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। देखो ये अपॉइंट किए गए थे, ठीक है ना, नॉमिनेटेड नहीं थे, आपको ध्यान रखना है। तो कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, साथ ही साथ ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, it also provided for the separate representation of the presidency, corporation, chamber of commerce, universities, zamindars, sikhs, indian क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। अब देखो साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो भी एनलार्ज कर दिया गया था, जो कि इंक्लूड करता है इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, सो दैट ऑफिशियल मेजोरिटी वाज गॉन। फिर से बताते हैं, साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना उसको बड़ा कर दिया गया था, एनलार्ज कर दिया गया था। जैसे कि 16 से 60 हो गया है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बड़ा कर दिया होगा, जो कि इंक्लूड करता है इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर जो कि इलेक्ट किए गए हैं, सो दैट ऑफिशियल मेजोरिटी वाज गॉन। मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर को ऐड कर देंगे तो ऑफिशियल मेजोरिटी वो तो घट जाएगा, ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा या फिर हट जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। ऑफिशियल में कुछ लोग होंगे और नॉन ऑफिशियल मेंबर को अगर हम और बढ़ा देंगे तो ये इसका बराबरी कर जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर इसका मेजोरिटी जो है वो घट जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, एक एलिमेंट ऑफ इलेक्शन जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में एट द सेंटर, बट हियर द ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज मेंटेन्ड। देखो यहाँ हुआ क्या कि एक इलेक्शन जो है ना, एलिमेंट ऑफ इलेक्शन, ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एट द सेंटर। साथ ही साथ हियर द ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो भी मेंटेन किया गया। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वे आर एम्पावर्ड टू मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उनको क्या मिला, एक पावर मिला, जो कि बेसिकली क्या करेंगे कि रिजोल्यूशन ऑन बजट जो है वो बेसिकली मतलब मूव कर पाएंगे, मतलब ऐसे डिस्कस कर पाएंगे, एंड ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्ट सर्टेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मतलब कुछ ही सब्जेक्ट को छोड़ के, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को छोड़ के आप रिजोल्यूशन ऑफ बजट को आप एज एन मूव कर सकते हो, मतलब बजट डिस्कस कर सकते हो, और भी बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को भी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ये आपको कहाँ कब मिलता है ये पावर, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में मिलता है। ठीक है, 16 से 60 कर दिया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, साथ ही साथ नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ा दिया गया था, सो दैट ऑटोनॉमी ऑफ ऑफिशियल मेंबर को भी हटाया जाए। लेकिन इलेक्शन के दौरान यहाँ पे ऑफिशियल मेजोरिटी जो है वो मेंटेन किया गया था, और ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया है ना अभी। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एम्पावर किया गया है रिजोल्यूशन बजट को डिस्कस करने के लिए। साथ ही साथ प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एंड दस द एक्ट लीगलाइज्ड। ये ध्यान रखना है, देखो यही मैं कह रहा था, है ना। यहाँ पे हुआ क्या कि इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एंड दस द एक्ट जो है वो लीगलाइज्ड रहा, है ना। आगे देखते हैं, कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनल इलेक्टोरेट का गठन कर दिया गया, मतलब फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किनको बोला गया है, तो एज इन लॉर्ड मिंटो को बोला गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कम्युनलिज्म। अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। देखो ये एक्ट जो है बेसिकली प्रोवाइड करेगा टी कंसोलिडेट द प्रोविजंस ऑफ प्रीसीडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है, उस टाइम गांधी जी आ गए थे, है ना। अब देखो, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देखो ये बेसिकली हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री वाले लेक्चर को भी आप देख सकते हो। अगर आप लोगों ने वहाँ नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिप्स वे में बताया है, तो आप यहाँ पे तो ऑब्वियसली फॉलो कर ही सकते हो। देखो, द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया के थे, जिनका नाम मिस्टर E.S. मॉन्टेग्यू था, एंड द गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड जो थे, उन्होंने फॉर्मुलेट किया प्रपोजल, किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो फॉर्मुलेट किया वो इंडिया के लिए, है ना, इंडिया के लिए किया था, लेकिन ऐसा आपको पता ही होगा कि सारे अपने बेनिफिट के लिए वो करते थे। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, एक न्यू ऑफिस का गठन किया, ही फॉर्म्ड अ न्यू ऑफिस, जिसका नाम क्या था, हाई कमिश्नर्स फॉर इंडिया इन लंदन। तो हाई कमिश्नर्स ऑफ इंडिया है वो बेसिकली इंडियन टॉपिक्स को डिस्कस करेगा, लेकिन वो है कहाँ, वो लंदन में है। साथ ही साथ ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन हिथ्रो परफॉर्म्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। साथ ही साथ प्रोवाइड करता है फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज कमीशन, हैंस द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट। ठीक है ना। अब देखो हम लोग फिर से देखते हैं, ये प्रोवाइड करता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, तो स्टैब्लिश करता है फॉर सॉरी हाँ, देखो, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, हैंस द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था 1926 को, राइट। नाउ द थिंग इज रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट है, ये बेसिकली कब मतलब क्यों लाया गया था, तो ये रिक्रूटिंग फॉर द सिविल सर्वेंट के लिए लाया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इन द प्रोविंसेस वो क्या थे, वाज टू बी इंट्रोड्यूस। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा विदाउट इम्पेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नर। साथ ही साथ थ्रू द गवर्नर जनरल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस बाय रिस्टोरिंग टू डिवाइस नोन एज डायरकी। डायरकी एज इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम लोग डुअल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये अभी कहाँ आ गया, ये सेंटर में आ गया है डायरकी, है ना। डायरकी सिस्टम 1935 में लाया गया था, है ना। तो ये 1919 में डायरकी जो है वो स्टेट्स में था। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आता होगा ना, सब्जेक्ट्स का डिसोसिएशन, है ना, उसी को बोला गया है डायरेक्टली डुअल गवर्नमेंट, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है, है ना। देखो, एक्ट जो है वो प्रोवाइड कराएगा वोटिंग राइट्स, किसको, इंडियन विमेन को फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगना है, ठीक है। एक्ट जो है वो प्रोवाइड कराएगा वोटिंग टू इंडियन वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम। साथ ही साथ डेविड लेओड जॉर्ज जो है वो वॉज द
देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, है ना। अब देखो सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली डिवाइड किए गए थे टू। तो सब्जेक्ट जो है हम लोगों ने अभी देखा था ना यहाँ पे डायरकी सिस्टम, तो ऐसे आप मान सकते हो कि सब्जेक्ट जो है बेसिकली स्टेट्स में इसको डिवाइड किया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल में। तो सेंट्रल सब्जेक्ट जो थे ना, अभी हम लोग देखते हो, अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे आप तो एक है सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है ना। तो यहाँ पे अभी सेंट्रल और प्रोविंशियल मतलब सेंट्रल और स्टेट प्रोविंस में सेंट्रल और स्टेट लिस्ट में बांटा गया था, जिसमें सेंट्रल सब्जेक्ट जो थे ना वो कौन थे, जो कि एक्सक्लूसिवली केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे वो बेसिकली सब डिवाइड किए गए थे इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। यही देखो, यही डायरकी है। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है ना उसको ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया गया था, जिसमें से ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो था ना वो बेसिकली वो एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय गवर्नर्स विद द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल रहा है मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट। साथ ही साथ इन विच द प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्टेड मेंबर जो थे ना वो कितने बढ़ाए दिए गए थे, 70% जो है वो इंक्रीज, इट हैज़ बीन इंक्रीज अप टू 70%। वहीं पे जो रिजर्व सब्जेक्ट था ना, जैसे देखो यहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है उसको आप 2 भाग में बांट दिए हो, एक है ट्रांसफर्ड, एक है रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 भाग में बांट दिया गया है, इन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट। नाउ द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वाज एज इन वी हैव सीन, एंड द रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली वो एडमिनिस्टर किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, और वहीं पे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो था वो गवर्नर विद इन एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे गवर्नर के द्वारा, रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। यहाँ पे लेजिस्लेचर का कोई लेन देन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एज इन ट्रांसफर सब्जेक्ट में लेजिस्लेचर का काम है वहाँ पे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का वहाँ पे काम है। अब देखो प्रीवियस सेंट्रल कंट्रोल जो है ओवर द प्रोविंसेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर जो है वो रिलैक्स कर दिया गया था, मतलब कम कर दिया गया था। साथ ही साथ रेवेन्यू मतलब आमदनी, फाइनेंशियल इनकम जो है वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो डिवाइड कर दिया गया था इंटू 2 कैटेगरीज, सो दैट प्रोविंसेस जो है कुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द रेवेन्यू रेस्ड बाय प्रोविंसेस देमसेल्फ। साथ ही साथ प्रोविंशियल बजट जो है वो बेसिकली सेपरेट किया गया था फ्रॉम सेंट्रल बजट। प्रोविंशियल बजट जो है वो सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम सेंट्रल, मतलब अब स्टेट का अलग बजट होगा और सेंट्रल का अलग बजट होगा। ये अभी आप अभी से रिलेट कर सकते हो, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि व्हेन वाज स्टेट सब्जेक्ट मतलब स्टेट बजट वाज डिफरेंशिएटेड विद दैट ऑफ द सेंट्रल बजट, तो इट वुड बी, योर आंसर वुड बी एज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेग्यू क्लेफोर्ड रिफॉर्म्स में ये हुआ था। अब देखो सॉरी, द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वॉज एम्पावर्ड टू द प्रेसिडेंट। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो बेसिकली एम्पावर्ड टू प्रेसिडेंट है ऑन इट्स ओन बजट, साथ ही साथ एंड लेवी इट्स ओन टैक्सेस रिलेटिंग टू द प्रोविंशियल सोर्सेस ऑफ द रेवेन्यू। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है बेसिकली रिटेन करते हैं पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल कंट्री ऑन एनी सब्जेक्ट। कौन कर रहा है ये? सेंट्रल लेजिस्लेचर। मतलब ये क्या कह रहा है, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो बेसिकली अपना पावर क्या करेंगे, अपना पावर अपने पास रखेंगे ताकि वो, जैसे विषय ना मेरा वचन ही एज इन शासन, दैट काइंड ऑफ थिंग, कि वो होल कंट्री को रेगुलराइज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चला पाए, राइट। अब देखो कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल जो है ना ओवर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन वॉज रिटेन्ड बाय प्रोवाइडिंग दैट प्रोविंशियल बिल जो है इवन दो असिस्टेंट टू बी गवर्नर वुड बिकम लॉ ओनली व्हेन असेंटेड, मतलब असेंट होता है ना गवर्नमेंट का असेंट, तो असेंटेड टू ऑल्सो बाय द गवर्नर जनरल। अब देखो गवर्नर जो है बेसिकली एम्पावर करते हैं कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं, जो कि अभी अभी हम लोग देखते हैं, है ना। बिल को वो रिजर्व कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नर जनरल इफ इट वॉज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक मैटर। कोई स्पेसिफिक मैटर में वो अपना बिल को अभी रिजर्व रख सकते हैं फॉर द फर्दर कंसिडरेशन टू गवर्नर जनरल, राइट। अब गवर्नर जनरल जो है इन काउंसिल कंटिन्यूज टू रिमेन रिस्पॉन्सिबल ओनली टू ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। ठीक है, फिर से बताते हैं, गवर्नर जनरल जो कि काउंसिल में है ना वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किसके? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। अब देखो इंडियन लेजिस्लेचर जो है वो वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल लेजिस्लेशन वाज सीन। कहाँ पे? इंडियन लेजिस्लेचर में। अभी हम लोग ने देखा ना कि प्रोविंशियल के लिए अलग गवर्नर अलग गवर्नमेंट है और प्रोविंसेस के लिए अलग है और सेंट्रल के लिए अलग है, तो वही बाईकैमरल लेजिस्लेशन जो है वो पहली बार देखा गया था, वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर फर्स्ट टाइम इन बाईकैमरल। अब देखो लियोनल कर्टसी जो है या फिर कर्टिस जो है वो क्या थे? वो ब्रिटिश ऑफिशियल और ऑथर थे। उनका आइडिया जो है कंसर्निंग डायरकी जो था वो इंपॉर्टेंट था इन डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। कौन? लियोनल
कर्टीज और हिज राइटिंग्स इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। अब देखो अपर हाउस जो है, जैसे कि हम लोग को पता होगा एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है और अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है। सेम गोज विद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। देखो अपर हाउस अब बोल रहा है, मतलब काउंसिल जो है बोल रहा है उसको एज एन काउंसिल ऑफ स्टेट बोला गया है। साथ ही साथ दिस वॉज कम्पोज ऑफ 60 मेंबर, 16 से 60 कर दिया गया था। कौन से में बता सकते हो, तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1919 में किया गया था, ठीक है। उसमें हुआ क्या, बेसिकली 60 मेंबर के काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, ऑफ हुम 34 वेयर इलेक्टेड, जिसमें से 34 वेयर ओनली इलेक्टेड। और लोअर हाउस जो है वो बेसिकली वॉज नेम्ड the legislative assembly. This was composed of about 144 members, of whom 104 were elected. इलेक्टोरेट्स जो है बेसिकली वेयर अरेंज्ड ऑन द कम्युनल एंड सिलेक्शन बेसिस, कम्युनल एंड सिलेक्शन बेसिस में जो डेवलप करते हैं, मतलब डेवलप किया गया था मॉर्लेमेंटो डिवाइस फर्दर। अब देखो गवर्नर जनरल जो है उनका ओवरराइडिंग पावर जो है इन रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लेजिस्लेचर वो रिटेन करते हैं कैसे, साथ ही साथ उनका मतलब कैसे कैसे उनका पावर है, तो उनका पावर मतलब हिज प्रायर सैंक्शन, वो पहले ही सैंक्शन करेंगे कब, जब कोई बिल का इंट्रोडक्शन किया जाएगा इन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल में नहीं असेंबली में, ठीक है, मतलब लोअर हाउस में, मतलब प्रायर सैंक्शन होना चाहिए। अभी भी हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट रिकमेंडेशन इज इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ बिल्स, दैट इज मनी बिल्स, राइट। तो बिल्स रिटेनिंग टू सर्टेन मैटर्स में प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल होना चाहिए। साथ ही साथ ही हैड द पावर टू वीटो, मतलब वीटो पावर उनके पास है जो अभी भी है, और रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ क्राउन्स एनी बिल पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर। साथ ही साथ ही हैड द कन्वर्स पावर ऑफ सर्टिफाइंग द बिल्स और एनी ग्रांट्स रिफ्यूज्ड बाय लेजिस्लेचर। साथ ही साथ ही कुड मेक ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। ये एज एन अभी भी है, ये सब प्रेसिडेंट का काम, गवर्नर का काम है ना। अब देखो साइमन कमीशन आया था 1927 में, ऐसे बोला गया था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में कि हम लोग बेसिकली एक हम लोगों ने पढ़ा भी कुछ देर पहले कि एक काउंसिल बना रहे हैं जो बेसिकली ब्रिटिश में होगा, ब्रिटेन में होगा उसका हेडक्वार्टर, और हर 10 साल में हम लोग देखभाल करते रहेंगे। तो इंस्टेड ऑफ 1928 इट केम ऑन 1927, 9 साल में ही आ गया। अब देखो साइमन कमीशन एज एन साइमन गो बैक का नारा भी लगा था, क्योंकि उसमें 9 मेंबर्स थे, 9 में से कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था। तो आयरनी देखो, इंडियन पीपल को आप रूल करोगे लेकिन उसका शासक कौन रहेगा, मतलब द पर्सन हु आर गोइंग टू रूल अस वुड बी ब्रिटिशर्स, हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट। देखो यहाँ पे साइमन कमीशन में हुआ क्या कि साइमन कमीशन जो है वो हेड किया गया था सर जॉन साइमन के द्वारा, जो बेसिकली कंस्टिट्यूट किया गया था 1927 में, जो बेसिकली इंक्वायरी इनटू द वर्किंग एक्ट ऑफ 1919 का रहेगा। मतलब 1990 में जितने भी प्रोविजंस आए थे ना, उसके देख रेख के लिए फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ 1990 एक्ट द 1927 साइमन कमीशन केम इन प्लेस इन रिपोर्ट्स इन 1930। द रिपोर्ट जो है बेसिकली एग्जामिन किया गया था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल वॉज ड्राफ्टेड अकॉर्डिंगली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो बेसिकली उसी तरह ड्राफ्ट किया गया था। अब देखो हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये बेसिकली वॉज लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसके पास 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के पास कितना टोटल सेक्शंस थे, तो 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स था। एक्ट जो है बेसिकली ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब करता है ए फेडरेशन जो बेसिकली टेक पार्ट करेगा, मतलब टेकिंग द प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स, दैट इज नेटिव स्टेट्स एज अ यूनिट। इट वॉज ऑप्शनल फॉर द इंडियन स्टेट्स जो बेसिकली ज्वाइन करेगा फेडरेशन को, एंड सिंस दे नेवर ज्वाइन द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग। मतलब ये जो इंडियन फेडरेशन ने कभी ज्वाइन किया ही नहीं, तो ये एज एन अपना पावर में आया ही नहीं। साथ ही एक्ट जो है ये सेपरेट करता है, मतलब एक्ट जो है बर्मा, प्रेजेंट डे म्यांमार को फ्रॉम इंडिया, एंड 2 न्यू प्रोविंसेस ऑफ ओडिशा एंड सिंध वेयर क्रिएटेड। ये आपको याद रखना, ये कब हुआ था, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था। तो बेसिकली हुआ क्या कि म्यांमार को सेपरेट कर दिया गया है ना, म्यांमार को सेपरेट कर दिया गया इंडिया से, और साथ ही साथ 2 न्यू प्रोविंसेस ऑफ ओडिशा एंड सिंध जो है वो क्रिएट कर दिया गया था। एक्ट जो है डिवाइड किया गया इनटू लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है ना बेसिकली प्रोविंस का, वो बेसिकली वाज आल्सो एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन एंड नॉट एज अ सबऑर्डिनेट टू गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल। अब देखो गवर्नर जो है बेसिकली रिक्वायर्ड करते हैं, मतलब द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। उसके बाद देखो कुछ मैटर मीन सर्टेन मैटर गवर्नर जो है बेसिकली रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी मैटर में गवर्नर अपने मन मुताबिक भी काम कर सकते हैं, मतलब रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन विदाउट द मिनिस्टीरियल एडवाइसेस एंड
अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड थ्रू हिम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, है ना। ठीक है, आपको देखो मैं नॉर्मली बता देता हूँ, कुछ मैटर में गवर्नर जो है वो अपना एज एन वीटो पावर यूज़ कर सकते हो, अपने ओन डिस्क्रिप्शन में काम कर सकते हैं, जो कोई भी मिनिस्टीरियल एडवाइस नहीं चाहिए उनको। अभी भी आप देखते हो कि गवर्नर एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल भी हैं जिसमें गवर्नर को नहीं चाहिए कोई मिनिस्ट्रियल एडवाइस। और उसके बाद अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड थ्रू हिम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का भी कोई भागीदारी नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखो द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है सेंटर के वेयर वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन। अब काउंसिलर जो है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर वॉज नॉट अपॉइंटेड ऑल्दो सच प्रोविजन एग्जिस्टेड इन एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे। अब देखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड बाइकैमरल जो है वो कंसिस्टिंग ऑफ द फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, 6 प्रोविंसेस, देखो 6 प्रोविंसेस दैट इज द लेजिस्लेचर वॉज बाइकैमरल, जो कंप्राइज करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल को। इन अदर प्रोविंसेस द लेजिस्लेचर वॉज यूनिकैमरल। फिर अपार्ट फ्रॉम गवर्नर जनरल पावर ऑफ वीटो जो है, ए बिल जो है वो पास किया गया था बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज ऑल्सो सब्जेक्ट टू वीटो बाय द क्राउन। अब देखो गवर्नर जनरल जो है कुड प्रिवेंट डिस्क्रिशन इन द लेजिस्लेचर एंड सस्पेंड द प्रोसीडिंग्स इन एनी बिल if he has satisfied that it would affect the discharge of his special responsibilities. अब देखो गवर्नर जनरल has had independent power of legislation concurrently with those of legislature. फिर ऑन सम सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिसमें नो बिल और अमेंडमेंट जो है कुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेचर विदाउट द गवर्नर जनरल प्रीवियस सैंक्शंस, है ना। ये हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा भी, थोड़ा फास्ट भी जा रहे हैं क्योंकि बहुत टॉपिक है, बहुत बड़ा है ये, है ना। उसके बाद देखो अ 3-fold डिवीजन जो है इन एक्ट ऑफ 1935 देयर वॉज फेडरल लिस्ट ओवर विच द फेडरल लेजिस्लेचर हैड एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। फेडरल लिस्ट एक रहेगा, है ना, वेट लेट मी मार्क इट आउट। एक फेडरल लिस्ट रहेगा जिसमें फेडरल लेजिस्लेचर हैज़ एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। देयर वॉज अ प्रोविंशियल लिस्ट ऑफ मैटर ओवर विच द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है हैड एन एक्सक्लूसिव पावर जुरिडिक्शन। साथ ही साथ देयर वॉज अ कॉन्करेंट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट भी रहेगा, ठीक है। तो देखो एक प्रोविंशियल लिस्ट हो गया, एक फेडरल लिस्ट हो गया, एक हो गया आपका कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ऑल ओवर विच बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास मतलब हैड कॉम्पिटेंस, मतलब दोनों स्टेट एंड सेंटर का पावर रहेगा उसमें, मतलब दोनों रूल करेंगे, चलाएंगे। गवर्नर जनरल जो है बेसिकली एम्पावर्ड है टू authorize either the federation of provincial legislature to enact a law with respect to any matter which was not enumerated in above noted legislative list. अब देखो एक नया टर्म हम लोग ने देखा था डोमिनियन स्टेटस 1930 में भी देखा गया था, डिमांड था, है ना। देखो which was promised by Simon Commission in 1929 was not conferred by the Government of India Act 1935, मतलब कुछ भी इसमें देखा नहीं गया था 1935 में। अब देखो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 को लाया गया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। ये बेसिकली एक मेंबर है ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट जो बेसिकली लाया गया था, जो एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन लेके आए थे ऑन द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ में एक प्रपोजल इंडिया को लाया गया था। बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे भी वर्ल्ड वॉर चल रहा है और इंडिया एज एन अटमोस्ट डिमांड मांग रहा है सो दैट दे वुड सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटेन। तो बहुत सारा ऐसे कुछ अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया कि इंडिया का आप भागीदारी, मतलब इंडिया सपोर्ट दे कुड हैव अचीव्ड बट स्टिल दे, मतलब ऐसा कुछ हो नहीं पाया था, ठीक है। तो देखो द प्रपोजल जो था ना बेसिकली वेयर टू अडॉप्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। देखो मैं बता रहा था यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रपोजल जो है वो बेसिकली अडॉप्ट किया गया था टू एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रोवाइडेड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कुड एक्सेप्ट देम। फिर मतलब अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करेंगे तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा तो ये प्रपोजल का जितना भी डिक्लेरेशन है वो आपको एज इन कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल के हिसाब से देखोगे तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वॉज टू बी फ्रेम्ड बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इंडियन पीपल, है ना। मतलब अब यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इन आया यहाँ पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली फ्रेम किया जाएगा किसके द्वारा, बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इंडियन पीपल। और कॉन्स्टिट्यूएंट शुड जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली शुड
गिव इंडिया डोमिनियन स्टेटस। देखो यहाँ पे 1935 में कुछ भी डोमिनियन स्टेटस के बारे में नहीं बोला गया था, लेकिन 1942 में डोमिनियन स्टेटस के बारे में बोला गया है, जो बेसिकली अब यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज़। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली यहाँ पे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली वाज टू फ्रेम्ड बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय इंडियन पीपल, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है शुड गिव इंडियन डोमिनेंट स्टेटस, तो नहीं चाहिए भाई। फिर देयर शुड बी वन इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑल द प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, एक इंडियन यूनियन होगा जिसमें जितने भी प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट है उसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब जितने भी प्रोविंसेस होंगे और इंडियन स्टेट जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको फ्री टू रिटेन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बोला जाएगा। मतलब जो भी चाहते हैं कि वो एज एन इंडियन स्टेट्स, यहाँ पे देखो इंडियन यूनियन जो है उसके अंतर्गत आएँ और कॉन्स्टिट्यूशन को एज एन एक्सेप्ट करें तो ठीक है, जो नहीं करना चाहते हैं वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करिए और रहिए एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। एंड with such non-accepting provinces the British government जो है could enter into separate constitutional arrangement, और उनके लिए कुछ अलग separate constitutional arrangement भी लाया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो 1946 में लॉर्ड एटले ने सेट किया एक कैबिनेट मिशन, जो बेसिकली क्यों, जो इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स नेमली लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, इन तीनों के गठन से, देखो एक बार क्रिप्स मिशन पहले भी आए थे, अभी फिर से एक बार आ रहे हैं, कैबिनेट मिशन में आए हैं 1946 में। ये क्यों आए हैं बेसिकली, तो इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैबिनेट मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, तो हेल्प करना है इंडिया को अचीव करने में इंडिपेंडेंस एज अर्ली एज पॉसिबल, और साथ ही सेटअप करना है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो 2 काम आपको पता चल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप कर देना है सबसे पहला, साथ ही इंडिया को अचीव करवाना है इंडिपेंडेंस मतलब पाने में। ठीक है, अचीवमेंट के लिए। अब देखो, कैबिनेट मिशन जो है बेसिकली रिजेक्टेड द क्लेम फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम, है ना। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया, खारिज कर दिया कि ये it won't be possible for a separate cabinet assembly, separate constituent assembly and separate स्टेट फॉर द मुस्लिम। और साथ ही साथ देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन, देखा जाए उनके अकॉर्डिंगली कैबिनेट मिशन प्लान, देयर वाज टू बी अ यूनियन ऑफ इंडिया। तो क्या होना चाहिए, एक यूनियन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो कंप्रोमाइज़ करेगा। तो क्या कंप्राइज करेगा, बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड द स्टेट्स एंड हैविंग जुरिडिक्शंस ओवर द सब्जेक्ट्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंसेस एंड कम्युनिकेशंस। फिर ऑल द रेसिडरी पावर जो है बेसिकली वेयर टू बी वेस्टेड इन प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यूनियन जो है, यूनियन वाज टू हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोविंसेस एंड द स्टेट्स। साथ ही साथ एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन जो हो इन्वॉल्व किया जाएगा इन मेजर कम्युनल इशूज़ इन लेजिस्लेचर वॉज टू बी रिक्वायर्ड और मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी अगर डिसीजन लाया जाता है तो एक मेजॉरिटी सपोर्ट का डिसीजन होना चाहिए, मतलब एक मेजॉरिटी सपोर्ट होना चाहिए ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द 2 मेजर कम्युनिटीज प्रेजेंट एंड वोटिंग, एज वेल एज मेजॉरिटी ऑफ ऑल द नंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब देखो, प्रोविंसेस जो है बेसिकली कुड फॉर्म अ ग्रुप विथ एक्सक्लूसिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। साथ ही साथ ईच ग्रुप जो है कुड बी competed to determine the provincial subjects। उसके बाद देखो माउंटबेटन प्लान आता है। तो प्लान जो है बेसिकली फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, जो बेसिकली टू इंडियन एंड पार्टीशंस ऑफ कंट्री जो ले किया जाएगा माउंटबेटन प्लान के द्वारा। तो एक माउंटबेटन प्लान है जो बेसिकली क्या करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ पावर को किस तरह दिया जाएगा इंडियंस को टू इंडियन और पार्टीशंस ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ इट वॉज गिवन अ फॉर्मल शेप बाय अ स्टेटमेंट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 3 जून 1947। अब देखो द इंडिपेंडेंस एक्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके बाद देखो क्या है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट द गवर्नमेंट जो है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है बेसिकली वॉज अमेंडेड बाई अडेप्टेशंस ऑर्डर बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब किस तरह अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, दोनों ने क्या किया, उसको अमेंड किया इंडिया और पाकिस्तान ने, फॉर सेटिंग अप द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री।
वहीं पे अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट देखोगे ना, इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर टू 1946 का, तो एज पर प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन इन 1945, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेंबर्स आप देखोगे, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था, ये मतलब हेल्ड पोर्टफोलियो आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल थे, साथ ही साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स थे और कॉमनवेल्थ रिलेशंस थे, ठीक है, कॉमनवेल्थ रिलेशंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड करते थे, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस, राइट। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रखा था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी रखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो इन्होंने रखा था। डॉक्टर जॉन मिथाई या फिर मथाई, इन्होंने इंडस्ट्रीज और सप्लाईज रखा था। उसके बाद जगजीवन राम, इन्होंने लेबर मिनिस्ट्री। सरदार बालदेव सिंह डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने अपने हाथ में रखा था। CH भाभा, इन्होंने वर्क्स माइंस और पावर्स रखा था। लियाकत अली खान फाइनेंस, और अब्दुल रब निश्तार पोस्ट एंड एयर। उसके बाद असफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सी राजगोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स। फिर उसके बाद आई चुनरीगर, इन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री। और गंजरफर अली खान, इन्होंने हेल्थ। और जोगिंदर नाथ मंडल, इन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को हैंडल किया था। अब चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 को हम देखते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, और साथ ही साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे, कम्युनल वेल्थ रिलेशन थे और साइंटिफिक रिसर्च भी के मतलब पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे थे। वहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्टेट्स इन्होंने ही संभाल रखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फूड एंड एग्रीकल्चर को संभाल के रखा था। उसके बाद मेंबर्स में अब देखोगे और तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने एजुकेशन पोर्टफोलियो को हेल्ड किया था। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। RK षणमुगम शेट्टी, इन्होंने फाइनेंस। चैथी, उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ पोर्टफोलियो। फिर जगजीवन राम लेबर पोर्टफोलियो। सरदार बालदेव सिंह डिफेंस पोर्टफोलियो। राजकुमारी अमृत कौर, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को संभाला था। CH भाभा कॉमर्स। और रफ़ी अहमद खिदवाई कम्युनिकेशन। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्री एंड सप्लाईज। और VN गडगिल वर्क माइंस एंड पावर्स को। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 15 अगस्त 1947 से इंडिया सीज करता है टू बी डिपेंडेंस, और साथ ही साथ मतलब वो अब किसी पे डिपेंडेंस नहीं है, एंड सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन स्टेट। साथ ही साथ ट्रीटी रिलेशन विद द ट्राइबल एरिया लैप्स फ्रॉम दैट डे, मतलब ट्राइबल एरिया से ट्रीटी जो है वो लैप्स कर जाता है। साथ ही इन रेफरेंस हेल्ड ऑन 6 जुलाई 1947 सिलेट असम हैज़ डिसाइडेड टू ज्वाइन प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट बंगाल। तो सिलेट जो अभी फिलहाल भी है ये रीजन, तो असम का जो रीजन है वो ईस्ट बंगाल को ज्वाइन करेगा टू बी अ पार्ट ऑफ न्यू कंट्री पाकिस्तान। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज एबॉलिश्ड, मतलब ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ये हट गया। गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स लॉस्ट देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, तो गवर्नर जनरल और गवर्नर्स का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हट गया। ऑफ लेजिस्लेशन टू कम्पीट विद द लेजिस्लेचर, और सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया जो है वो कंपोज करेंगे ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स सीज टू एग्जिट ऑन अगस्त 14, 1947। तो अब काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो भी हट गए। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इटसेल्फ वॉज टू बी फंक्शन ऑल्सो एज अ सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड compete with sovereignty, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मार्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो कैबिनेट मिशन जो है बेसिकली क्या करेगा, वो एनविसाज करेगा, बताएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो बेसिकली फ्रेम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर द कंट्री। साथ ही साथ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होंगे वो बेसिकली इलेक्ट किए जाएंगे बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बेसिकली क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाएगा, मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। फिर ईच प्रोविंस, जितने भी प्रोविंसेस हो गए और ईच इंडियन स्टेट्स जो है बेसिकली अलॉट किए जाएंगे सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, मतलब जिस तरह से उनका पॉपुलेशन रहेगा उस तरह से सीट मिलेगा, उस तरह सीट एलोकेट किया जाएगा और उसी तरह इलेक्शन लड़ा जाएगा। रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to a million, मतलब 1 मिलियन में 1। उसके बाद द सीट्स जो है बेसिकली टू असर्टेन वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेन कम्युनिटीज इन ईच प्रोविंसेस, और द मेन कम्युनिटीज जो है रिकॉग्नाइज किए गए वेयर सिख मुस्लिम और जनरल, ठीक है।
फ्रेंड्स देखो, हम लोगों ने ना बहुत सारा डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब आपसे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एंड देयर चेयरमैन से स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना, ठीक है। होप दैट यू ऑल आर लाइकिंग दिस लेक्चर वीडियो सीरीज। थोड़ा मेहनत है, पर अगर आप एक बार सुन लोगे तो आपका शायद ही इससे अच्छा, मतलब अगर मान लो ये 8 घंटे का है, फिर 9 घंटे का लेक्चर बनता है ना, तो शायद ही इससे अच्छा कहीं रिविजन आपका हो पाएगा, ठीक है। सो बियर विद इट एंड आई एश्योर यू दैट यू विल हैव अ ग्रेट नॉलेज इन पॉलिटी, राइट। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।